हेलो गाइस, होप यू ऑल आर गुड, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। चसिक्स, क्या ये लड़की पागल है? अब आगे। काफी देर रो लेने के बाद तिशा अपने आंसू साफ करती है और अपने कपड़े सही करते हुए कहती है, तिशा अब तुझे रोना नहीं है बल्कि खुद को साबित करना है कि तू यहाँ की महारानी बनने नालायक है, तभी तुम उन लोगों से बदला ले सकती है, क्योंकि बदला लेने के लिए पावर का होना भी जरूरी है। और इस सल्तनत की सारी पावर काम है अपने मुट्ठी में करूंगी सबसे पहले, और उसके बाद में तुम लोगों को जीते जी नरक के दर्शन कराऊंगी। फिर वह खुद को आगे समझते हुए कहती हैं, सबसे पहले मुझे अपने डर को खत्म करना होगा, नहीं तो वह आशु इस बार भी मेरे ऊपर हावी हो जाएगा और यह मैं कभी नहीं होने दूंगी। ये सब सोचते हुए वह अपने रूम से हाल में आ जाती है, जहां पे सारे फैमिली मेंबर पहले से ही मौजूद होते हैं। वेदांश भी वही व्हीलचेयर पर बैठा हुआ होता है और सबकी बातें सुन रहा होता है। तिशा को आते देखकर वानी अपने मन में कहती है, इस लड़की के चलने का तरीका और इसके देखने का तरीका को देखकर मुझे वानी की क्यों याद आ रही है, जबकि मुझे अच्छे से पता है असली वानी मार चुकी है। तभी बुआसा नकली वानी को देखते हुए कहती है, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा अभी इतना बड़ा सर्जरी हुआ है, उसके बाद ही तुम खुद के हाथों से सबके लिए नाश्ता बनाकर लाए हो, जानते हुए भी कि इस घर में काम करने वाले कितने सारे नौकर चाकर हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर तो थोड़ी सी भी शर्म बाकी नहीं है। ये सब कहते हुए वह तिशा को देख रही होती है, लेकिन तिशा उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वेदांश के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बहुत ही प्यार से उसके बालों को सही करने लगती है। उसकी इस हरकत को देखकर दादी माँ के चेहरे पर जहां पर हंसी आ जाती है, वहीं वेदांश अपने मन में कहता है, अब ये लड़की क्या करना चाहती है। तभी एक बार फिर बुआसा तिशा को सुनते हुए कहती है, वानी तो कितनी वेल एजुकेटेड है, और एक ये नहीं बहू है जिसको ये भी नहीं पता है कि अपने बड़ों के सामने कैसा बिहेव करना चाहिए। तिशा जो कब से उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है, वह अब और अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और बुआसा की तरफ देखते हुए कहती है, अपने बिल्कुल सही कहा बुआसा, वानी दी बहुत ही अच्छी है, इसलिए अब से मैं घर की हर एक बीमारी उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ। मुझे यकीन है वह अच्छे से सब कुछ कर लेगी, क्योंकि अगर मेरी जैसी कोई गवार कम करने गई तो क्या पता उसे बिगड़ ही दे। तभी तिशा देखती है आंसू अपना झूठ कॉफी वेदांश को पिलाने जा रहा है। ये देखकर तिशा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह आशु का हाथ पकड़ के उससे गर्म कॉफी को उसके मुंह पर डाल देती है और कहती है, अगर इस घर में रहना है तो अपनी लिमिट में रहो, नहीं तो अगर मैं तुम्हें तुम्हारी लिमिट बताने पर आ गई तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ, और आइंदा मेरी पति को बुली करने की कोशिश मत करना। ये सब इतना जल्दी हुआ होता है कि कोई रिएक्ट तक नहीं कर पाता, और जब तक रिएक्ट करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक आशु का पूरा चेहरा लाल पड़ गया होता है। तभी बुआसा तिशा पे चिल्लाते हुए उसे करने के लिए हाथ उठा लेती है, लेकिन तिशा उनके हाथ को बीच में ही पकड़ लेती है और कहती है, गलती आपकी बेटी की है तो जाकर आपको उसे समझना चाहिए, न कि किसी दूसरे पर हाथ उठाना चाहिए, और वैसे भी मैंने उसकी गलती की बहुत छोटी सजा दी है अभी। बुआसा चिल्लाते हुए कहती है, तुम दो कौड़ी की लड़की, तुम अब मुझे बताओ कि कौन गलत है और कौन सही। तभी दादी माँ बीच में आ जाती है और बुआसा से थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, केत की गलती आंसू की थी, उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी झूठी कॉफी वेदांश को पिलाने की कोशिश करने की, क्या उसे नहीं पता है वेदांश किसी की के टच किए हुए चीज को भी हाथ नहीं लगता, तो वह उसकी झूठी चाय कैसे पी सकता है। प्रतिभा जी जब देखती है अब बात हाथ से निकल रहा है तो वह सबको शांत करते हुए डिनर करने के लिए बोल देती है। तिशा डिनर करने के बाद खुद वेदांश को रूम तक लेकर आती है और उसे किसी तरह बेड पर सुला देती है और फिर एक लंबी सांस लेते हुए कहती कर रहा है, मैं तो बहुत ज्यादा तक गई और अब तो मेरा कुछ करने का भी मन नहीं। ये सब सोचते हुए वह पहले वेदांश के आंखों के पास अपने हाथ को ले जाकर हिलती है, लेकिन वेदांश सिर्फ ऊपर दीवार की तरफ ही देखते रहता है, अपनी पलके तक नहीं झपकता। ये देखकर तिशा एक राहत की सांस लेती है और फिर ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपने सारे गहने निकाल कर रख देती है और फिर वेदांश के सामने ही अपने एक एक करके सारे कपड़े निकलने लगती है। वहीं जब वेदांश तिशा की इस हरकत को देखता है, उसकी आंखें शौक के मारे बाहर आने को होती है और वह अपना मुंह दूसरी साइड कर लेता है और अपने मन में कहता है, क्या ये लड़की पागल हो गई है, इसे चाहिए इतना भी नहीं पता है कि किसी लड़की के सामने ऐसे कपड़े नहीं निकलना। वह अपनी नजरें तिशा से हटाना तो चाह रहा होता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी नजर बार बार तिशा के ऊपर ही जा रही होती है। वही तिशा अपने कपड़े खोलकर वेदांश की एक शर्ट उठाकर पहन लेती है और फिर वह बेड पे वेदांश के बगल में आकर लेट जाती है और फिर पता नहीं क्या होता है, वह वेदांश के क्लोज चली जाती है और उसके एक हाथ को पकड़कर गले लगा लेती है और कहती है, तुम्हें पता है मैंने आज अपना सब कुछ खो दिया, अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी मैंने, इसलिए आज के लिए मैं तुम्हें गले लग रही हूँ, बुरा मत मानना। वही वेदांश को अपनी बढ़ी हुई हार्टबीट को कंट्रोल करने में लगा हुआ होता है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि आज उसका पोल न खुल जाए।
सच सच बताओ आप दोनों के बीच क्या हुआ। अब आगे। तिशा वेदांश का हाथ पकड़े खुद तो सो जाती है, लेकिन उसके इतने करीब होने की वजह से वेदांश सही से सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। ऐसे ही लगभग रात के 12 बज चुके थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ करवट ली थी। तिशा का चेहरा वेदांश के एकदम सामने था। वेदांश उसकी लंबी काली पल को देखता है और उसके सोए हुए मासूम चेहरे को देखते हुए कहता है, तुम जो दिखती हो वो तुम नहीं हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। ऐसे ही वह तिशा में खोए हुए कब सो जाता है पता ही नहीं चलता। अचानक से रात में वेदांश को तिशा के सोते हुए सुबकने की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वेदांश की नींद फौरन से खुद जाती है और वह उसकी ओर पलटता है। उसने एक नज़र में भांप लेता है कि तिशा किसी बात से घबरा रही है। वेदांश उसको शांत करने के लिए डरते हुए उससे अपनी बाहों में भर लेता है। उसने तिशा को अपने सीने से लगाया और उसके सर को हल्के हल्के से सहलाने लगता है। अब जाकर तिशा थोड़ा शांत होती है और वह वेदांश की टी शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है। वेदांश ने भी तिशा को उसकी कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब किया हुआ था। ऐसे ही दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं। वही उस रूम के अंधेरे में एक परछाई खड़ी होती है जो अपने सामने देखते हुए स्माइल कर रही होती है। जब वह परछाई दिखती है कि तिशा नींद से सो गई हैं तो वह वेद के आ जाती है। वह कोई और नहीं अंश होता है। वह वेद को छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है बिग ब्रो, आज पहली बार आपने मेरे अलावा भी किसी की केयर की है। अब कहीं ऐसा तो नहीं आप मेरी जगह इस लड़की को देने वाले हैं। अंश की बातें सुनकर वेद के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और तिशा को खुद से अलग करते हुए बेड से उठ जाता है और अंश की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी लाइफ के फर्स्ट प्रायोरिटी तुम थे और हमेशा तुम ही रहोगे, इसलिए तुम्हें इस लड़की से जलने की कोई जरूरत नहीं है। अंश वेद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या भाई आप भी इसको इस लड़की बोल रहे हैं। आप शायद भूल रहे हैं ये सिर्फ लड़की नहीं है, हमारी वाइफ है। और फिर वह तिशा के और नजदीक जाते हुए उसे ध्यान से देखने लगता है और आगे कहता है, मुझे नहीं पता था ये लड़की बड़ी होकर इतनी ज्यादा खूबसूरत होने वाली है, नहीं तो मैं इसका बचपन से ही पीछा नहीं छोड़ना। बट कोई नहीं, अब से ये खूबसूरत लड़की हमारी है, बस यही सोचकर सुकून मिल जाता है। वैसे भाई इसकी आवाज कैसी है और इसकी आंखों का कलर कैसा है, और ये जब देखती है तो इसकी आंखों का एक्सप्रेशन कैसा होता है। वेद अंश की बातें सुनकर ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे कुछ सुन ही ना रहा हो और फिर थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है, आज से अभी से तुम तो इसी के साथ रहने वाले हो, तो खुद ही देख लेना ये कैसे बातें करती है और इसकी आंखें कैसी है। अंश वेद की बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है और फिर एक फाइल आगे करते हुए कहता है, मैंने इसके बारे में हर एक चीज पता कर लिया। उसका नाम तिशा है और के फर्स्ट ईयर्स की स्टूडेंट है। इसकी उम्र 18 साल है और कॉलेज का फीस भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करती है। इसकी मॉम की डेट लगभग 2 साल पहले हो चुकी है। वेद अंश की बात सुनकर कुछ सोचते हुए कहता है, और क्या इसके डैड की भी डेथ हो चुकी है। अंश डैड का जिक्र सुनते ही अजीब सा मुंह बना लेता है और कहता है, वो क्यों मरेगा ठरकी साला, उसका चक्कर तो अपने वाइफ के साथ रहते हुए भी सेक्रेटरी के साथ चल रहा था और उससे उसके 2 बच्चे भी हैं। तभी तिशा अपना ब्लैंकेट अपने पैर से मारते हुए नीचे गिरा देती है और फिर दूसरी साइड घूमकर सो जाती है और वही ये दोनों भाई डर के मारे जमीन पर ही लेट गए होते हैं। जब उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती है तो बहुत जल्दी से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और फिर जैसे ही अंश की नजर तिशा के गोरे लंबे पैरों पर जाती है, वह शॉक होकर वेद को देखने लगता है और फिर अपने चेहरे पर एक शरारती भारी स्माइल लिए कहता है, हे भगवान, मैंने ये क्या देख लिया। मेरे जिस भाई को मेरे अलावा किसी और की तरफ देखते हुए नहीं देखा, आज वही मेरा भाई एक लड़की के साथ सो रहा था, वह भी बिना कपड़ों के। वेद अंश को घूरते हुए कहता है, अपनी बकवास करना बंद करो और अपनी आंखें खुलकर अच्छे से देखो, उसने शर्ट पहन रखा है। अंश, हाथी शर्ट तो पहन रखा है लेकिन पेट तो नहीं पहना है ना। अब सच सच बताओ आप दोनों के बीच क्या हुआ। वेद उसको घूरते हुए कहता है, अंश नो मस्ती ओके, और हाँ अब से तुझे इसी के साथ रहना है तो फालतू की कोई भी हरकतें मत करना। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। अंश वेद को एक स्माइल पास करते हुए कहता है, क्या भाई आप मुझे इतनी खूबसूरत लड़की के साथ एक रूम में एक बेड पे रहने के लिए कह रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि मैं इसके साथ कुछ नहीं करूंगा। आपको पता है ना मैं खूबसूरत लड़कियों को देखकर अपना कंट्रोल खो देता हूं, और ऊपर से तो ये मेरी वाइफ है, तो फिर मैं कैसे खुद पर कंट्रोल कर सकता हूं। वेद अंश को एक किलर लुक देते हुए कहता है, जैसे मैं कंट्रोल किया वैसे ही कर लेना, क्योंकि अभी हम डिसेबल है और हमारी सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए, इसलिए जब तक सच्चाई बाहर नहीं आ जाती तब तक उल्टी सीधी हरकतें करने के बारे में सोचना भी मत। अंश वेद की बातें सुनकर ऐसे मुंह बनाता है जैसे किसी बच्चे के हाथों से उसकी फेवरेट कॉटन कैंडी छीन ली गई हो। फिर दोनों भाई अपने कपड़े एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं और वेद अंश की जगह ले लेता है और अंश वेद की। टू बी कंटिन्यू। मैं और मेरे पति कुछ कर रहे थे। अब आगे।
सुबह 7 बज गए होते हैं लेकिन तिशा और अंश आराम से अपने बेड पर पसरकर सोए होते हैं। खिड़की से आती रोशनी सीधे तिशा के आंखों पर पड़ता है, जिससे वह परेशान होकर अपना सर अंश के सीने के अंदर घुसने लगती है। उसके ऐसे करने से अंश के नींद में खालन पड़ रही होती है, इसलिए वह भी नींद नहीं इसको खुद से अलग करने लगता है और तिशा नींद में उसके सीने पे अपने माथे को रगड़ते हुए कहती है, प्लीज और 5 मिनट सोने दो ना, और अभी और सोना है। उसकी आवाज सुनकर अंश को रियलाइज होता है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इतना ध्यान आते ही वह फट से अपनी आंखें खोल देता है और तिशा को सोता हुआ देखकर उसके जान में जान आती है और फिर वह तिशा के खूबसूरत मगर मासूम चेहरे को देखने लगता है। तभी अचानक से उनके रूम का गेट खुलता है और केतकी जी गुस्से में अंदर आती है और वह जैसे ही तिशा को सोया हुआ देखती है उनका गुस्सा और हाई हो जाता है और वह तिशा के पास जाकर उसे उठाते हुए कहती है, ये लड़की तुझे शर्म नहीं आती इतनी देर तक सोते हुए। तिशा जैसे ही अपने पास से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वह तुरंत उठकर बैठ जाती है और अपने सामने देखते हुए कहती है, देर से उठने के लिए मेरी तरफ से सॉरी, और अब चलिए आप मुझे सॉरी बोलिए। आपको हिम्मत भी कैसे हुई मेरे परमिशन के बिना अंदर आने की? आपको शर्म नहीं आती ऐसे किसी के रूम में घुसते हुए? आप ही सोचो अगर हम और हमारे पति अभी कुछ कर रहे होते तो अपने तो सब देख लेना था। अंश को अपनी आंखें बंद किए सोने का नाटक कर रहा होता है। वह अपने मन में कहता है, अब तो ये गई बुआसा तो अब इसे छोड़ने वाली नहीं है। वही केतकी जी जैसे ही तिशा की बात सुनती है वह आग बबूला हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अब यही दिन बाकी रह गया था देखने को कि कल की आई लड़की मुझे माफी मांगने के लिए बोलेगी, सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि मैंने उसे उठने को कह दिया। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर नीचे से दादी माँ और प्रतिभा जी वानी सब लोग उस रूम में इकट्ठे हो जाते हैं। वानी केतकी जी से कहती है, क्या हुआ बुआ सा आप इतनी तेज चिल्लाई क्यों थी? केतकी जी झूठे आंसू बहाते हुए कहती है, मैंने तो बस बहू को ये बोली कि बेटा जी उठ जाओ सुबह हो गई है, लेकिन ये तो उल्टा मेरे ऊपर ही चिल्लाने लगी और यह कहने लगी अभी निकालो मेरे रूम से। वह आगे कुछ कहती उससे पहले ही तिशा एक झटका के साथ अपनी जगह से खड़ी हो जाती है जिससे उसके लंबे पैर दिखाई देने लगते हैं और फिर वह अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए कहती है, अरे बुआ सा लगता है आपने मेरी बातों को सही से सुना नहीं। मैंने आपको रूम से निकलने को नहीं बोला, मैंने तो बस ये कहा था कि अगर आपको अगली बार अगर आपको ऐसे ही मेरे रूम में आना होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं गेट पे ही खड़ी रहूंगी आपकी स्वागत के लिए। और वैसे भी ऐसे सुबह सुबह डुप्लीकेट चाबी के लिए नौकरों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है ना, आखिर उनको भी काम होता है। अपने बहू के रूम में अगर आप ऐसे ही डुप्लीकेट चाबी की मदद से अंदर घुसने की कोशिश करेगी तो लोग आपको ही गलत समझेंगे। अब आप ही बताइए इन नौकरों की नजरों में अब आपकी इज्जत क्या रह गई होगी? ये कहते हुए वह केतकी जी के पास चली जाती है और फिर उनके कान में कहती है, दोबारा मुझे फेम करने की कोशिश करने से पहले अच्छे से क्लास ले लीजिएगा, नहीं तो इस बार तो इतने पे ही छोड़ रही हूँ, दोबारा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी आप। और हाँ सॉरी बोलकर रूम से निकलना है। ये सब वह बहुत ही धीरे से बोली हुई होती है और उसके चेहरे पर हर वक्त स्माइल बनी हुई होती है जिसके चलते किसी को उसके ऊपर शक भी नहीं होता। वही दादी सा केतकी जी पे गुस्सा करते हुए कहती है, केतकी ये बेहुदा हरकत करने की क्या जरूरत थी? केतकी की अपनी बातों को संभालते हुए कहती है, माँ मैं तो बस इसी जगाने के लिए आ रही थी। दादी माँ उन्हें अपना हाथ दिखाकर बीच में ही रोक देती है और गुस्सा करते हुए कहती है, जागने के लिए तुम किसी नौकर को भेज सकती थी, और अगर तुम्हें आना ही था तो डोर पर नो करना चाहिए था ना। दादी माँ की बातें सुनकर तिशा की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन फिर वह नाटक करते हुए कहती है, दादी सा आप फुआ सा को मत डांटिए, ये तो बस मुझे जगाने के लिए ही आई थी। क्यों बुआ सा मैं सही कह रही हूँ ना? और वैसे भी आप बड़ी है, सॉरी वोरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वही अंश भी अपने आंखें खोलकर वहां का सारा तमाशा देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, वह मेरी वाइफ तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकली, सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटने दी। अपनी वाइफ की बहादुरी देखकर तो मेरा मन कर रहा है अभी जाकर उसे चुम लूं। वही दादी माँ तिशा की बात सुनकर कहती है, चाहे बड़ी हो या छोटी, अगर गलती की है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। केतकी छोटी बहू से अभी माफी मांगो। केतकी जी कुछ कहने को होती है कि तभी प्रतिभा जी उनको अपनी आंखों से शांत रहने का इशारा कर देती है, इसलिए केतकी जी को ना चाहते हुए भी तिशा से माफी मांगनी पड़ती है। वही तिशा उन दोनों को इशारा करते हुए देख ली होती है और वह अपने मन में कहती है, अच्छा तो ये दोनों मिली हुई है, चलो सबसे पहले मैं इन दोनों को ही लाइन पर लाती हूँ। वैसे भी कंस जैसे बेटों को पैदा किया है तो सजा तो बनती है। टू बी कंटिन्यू। क्या मुझसे मेरा प्यार छीनकर खुश हो? अब आगे। उन सब के जाने बाद तिशा एक गहरी सांस लेती है और जैसे ही प्यार होने के लिए बाथरूम में जाने को होती है कि तभी उसकी नज़र अंश पे पड़ती है जो उसे ही देख रहा होता है।
उसको देखते हुए तिशा अपने चेहरे पे एक प्यारी स्माइल लाते हुए उसके पास चली जाती है और फिर उसके बगल में बैठकर उसके बालों को बिगड़ते हुए कहती है, सॉरी पति देव, मेरी वजह से सुबह सुबह आपको ड्रामा देखना पड़ा। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि अपने आसपास ही इतने फालतू की शोर शराबा ना हो। एंड गुड मॉर्निंग माय हैंडसम पति देव, अब मैं चली नहाने, आप यहाँ बैठकर अपने भाई के आने का वेट करो ताकि वह आपको आकर तैयार करा सके। तिश्या की बातें सुनकर अंश को बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसका तो मन भी कर रहा होता है कि वह उससे बात करे और टच करके देखे, लेकिन अपने भाई के डर से चुपचाप लेता हुआ होता है। फिर तिश्या जल्दी से नहाकर डार्क ब्लू कलर का साड़ी पहनकर बाहर आती है। वो कलर उसके गोरे बदन पर बहुत ही ज्यादा जच होती है। फिर वह जल्दी जल्दी चूड़ी पहनती है और माथे पर एक छोटी सी बिंदी और आंखों में काजल और सिंदूर लगाकर अंश की तरफ स्माइल करते हुए देखते हैं और फिर रूम से बाहर चली जाती है। उसको जाते देखकर अंश अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालते हुए कहता है, अगर ये रोज रोज ऐसे ही अपने चेहरे पर स्माइल लेकर मुझे कैसे हो सकती है। देखती रही तो पक्का मैं हॉट का मरीज बनने वाला हूँ। हाय ये इतनी सुंदर, और ये लेते लेते तो मेरी कमर की 12 बजे बज गई है। पता नहीं भाई कब आएंगे और मुझे इस बेड से छुटकारा मिलेगी। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी रूम में भागता हुआ शौर्य आता है और कहता है, अब उठाकर व्हीलचेयर पर बैठता है, आपका टाइम आ गया है तैयार होने का। ये कहते हुए वह अंश को बात से और बाथरूम के अंदर ले जाते हुए कहता है, वेदांश भाई आप इतनी भारी क्यों हैं। और फिर वह अपना मुंह लटका कर आगे कहता है, प्लीज भाई आप जल्दी से ठीक हो जाइए ना, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। उसका लटका हुआ चेहरा देखकर अंश अपने मन में कहता है, एक भाई है जो मुझे मरने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और दूसरा जो मेरे लिए जान देने को तैयार है। फिर कुछ सोचकर कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए खून अपना असर दिखता ही है, आज नहीं तो कल, इसलिए मैं तुम पर जाकर भी भरोसा नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद सारे लोग डाइनिंग टेबल पर होते हैं। तिशा वानी और व्योम को देखते हुए अपने मन में कहती है, आज की बैड मॉर्निंग के लिए तैयार हो जाओ तुम दोनों के साथ कुछ अजीब रिश्ता है, मेरा ना निभाया जा रहा है और ना छोड़ा जा रहा है, इसलिए क्यों ना मैं इस रिश्ते से जुड़े लोगों को ही खत्म कर दो। जब दर्द हद से बात जाए तब नफरत हाथों को तोड़कर बेहद बन जाती है। आज तक इस वानी का सबसे प्यार देखा है, लेकिन अब तिशा की नफरत देखने की बारी है। फिर वह दादी माँ से मुस्कुराते हुए कहती है, दादी माँ बैठिए, आज मैं सबको खाना अपने हाथों से सर्व करती हूँ। दादी माँ भी उसकी बात सुनकर उसे नहीं रुकती और अपनी जगह पर बैठ जाती है। फिर वह सबको एक एक करके खाना सर्व कर देती, लेकिन वानी को कुछ नहीं देती है। ये देखकर दादी माँ तिशा से कहती है, छोटी बहू अपने वानी को क्यों नहीं दिया कुछ। दादी माँ की बात सुनकर तिशा स्माइल करते हुए कहती है, दादी माँ वानी दी के लिए मैंने कुछ स्पेशल बनाया है। और फिर वह जैसे ही उस बाउल का ढक्कन उठाकर वानी के सामने रखती है, वैसे ही वानी के होश उड़ जाते हैं और वह चिल्लाते हुए अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा होता है। और वह बिना सोचे समझे गुस्से में तिशा को एक चाटा मार देती है और उस पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करने की। वही तिशा अपने गालों पे हाथ रख लेती है और मासूम बनते हुए कहती है, मैंने क्या किया, मैं तो बस आपकी ठीक होने के लिए सेलिब्रेशन करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशल केक बनाया था। अगर आपको ये केक पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी। वानी तिशा पे दोबारा चिल्लाते हुए कहती है, तुम खुद को मासूम दिखाना बंद करो, देखो उस केक से खून निकल रहा है और उसे पर वह मैसेज क्या लिखा है तुमने, तुम हो कौन। उसकी बात सुनकर जैसे ही सब लोग ध्यान से उसके की तरफ देखते हैं तो उसके ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी डॉल का पिक्चर बना हुआ होता है और वह अपने हाथों से हॉट का सिंबल बने होती है। वानी भी जब दोबारा देखती है तो वह एकदम शॉक हो जाती है और उस केक की तरफ देखकर कहते हैं, लेकिन अभी तो इस पर से खून निकल रहा था और इस पे तो वानी की पिक बानी थी। उसकी बात सुनकर जो लोग सच्चाई नहीं जानते होते हैं वह लोग उसकी तरफ कंफ्यूज नजरों से देखने लगते हैं। वही व्योम जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है और वानी का हाथ पकड़ लेता है और फिर सबकी तरफ देखते हुए कहता है, अभी वानी को तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसे अंदर ले जा रहा हूँ। और तिशा सॉरी वानी की तरफ से इतना कहते हुए वह बिना किसी को बोलने का मौका दिए वहां से उसे लेकर चला जाता है। उनको जाता हुआ देखकर तिशा के चेहरे पे एक किलर स्माइल आ जाती है। उसकी इस स्माइल को कोई नोटिस तो नहीं कर पाता है, लेकिन अंश नोटिस कर लेता है और अपने मन में कहता है, ये लड़की तो सच में कुछ ज्यादा ही डेंजर है, लेकिन वह केक अचानक से बादल कैसे गया। जब वानी बाउल का ढक्कन उठा रही होती है तभी अंश ने भी उस केक को देख लिया होता है, जिसपे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की फोटो बनी हुई होती है और उसके होठ से खून निकल रहा होता है और उस केक पर एक मैसेज भी होता है। वही व्योम के रूम में
व्योम वानी पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम भूल रही हो तमन्ना शर्मा की, अब तुम भी वानी राठौड़ हो और ये पहचान, ये नाम और ये शोहरत मैंने तुम्हें दी है। यहाँ तक भी तुम्हारे ये सांसें भी मेरी वजह से चल रही है, इसलिए तुम अपना मुंह खोलने से पहले सोच समझ लिया करो कि तुम करने क्या जा रही हो। मैंने तुम्हें होश आते ही बताया था ना कि तुम अब वानी हो। तुम्हारे सीने में उसका दिल धड़कता है तो तुम्हें उसकी तरह ही बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी वानी का दिल को हमेशा प्योर ही रखना चाहता हूँ। पता अगर आज तुम्हारी जगह पर मेरी वानी होती तो सामने वाले की गलती होने के बाद भी वह अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ कहती, कोई बात हो जाती है गलती। लेकिन तुमने क्या किया, उस लड़के के ऊपर हाथ ही उठा दिया, वो भी बिना गलती के। वानी अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए कहती है, मैं सच कह रही हूँ, उस केक पे वानी की पिक बनी हुई थी और उसके आंखों और दिल से खून निकाल रहा था और उसे पर एक मैसेज लिखा हुआ था, तमन्ना तुम क्या मेरे दिल का अच्छे से ख्याल रख रही हो और क्या अब खुश हो मेरे व्योम को पाकर। व्योम वानी की बात सुनकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, उस केक को हम सब ने देखा है लेकिन उसे पर हमें तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए फालतू के नाटक करना बंद करो। फिर वह अपनी गर्दन को टेढ़ा करके गर्दन पे हाथ फिर आते हुए एक जुनून के साथ कहता है, वाइफी तुम्हें पता है आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी वानी की दिल की धड़कन कितनी ज्यादा तेज हो गई। जबकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वानी की दिल की धड़कन में सिर्फ मुझे देखकर तेज होती है। उसकी आवाज में एक सनक थी जिसे सुनकर वानी अंदर तक कांप जाती है और वह अपनी डरी हुई आंखों से व्योम को देखने लगती है, जो अपनी जुनून भारी नजरों से उसे ही देख रहा होता है। फिर वह अपना एक कदम वानी की तरफ बढ़ाता है जिससे वानी की दिल की धड़कनें एकदम तेज हो जाती है, जिसे सुनते ही व्योम के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है और वह वानी को प्यार से देखते हुए कहता है, ऐसे ही उसकी दिल की धड़कन ने मुझे देखकर बढ़ जाती थी। आज छोड़ रहा हूँ क्योंकि आज तुम्हारी पहली गलती थी, लेकिन अब से भूलना मत कि तुम मेरी वानी हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। टू बी कंटिन्यू। वो गायब हो गई। आगे बदीम वानी को तो समझा दिया होता है लेकिन अब उसे तो तिशा में शक हो रहा होता है। वहीं निध तिशा दादी माँ के सामने खड़ी होती है और वह कुछ खाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन फिर बीच में कुछ सोचकर रुक जा रही होती है। उसको ऐसा करता देख दादी माँ के चेहरे पर स्माइल आ जाते हैं और वह कहती है, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बेडिडाक कह सकती हो, मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगी। तिशा दादी माँ की बातें सुनकर उनके पास बैठ जाती है और फिर उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहती है, दादी माँ मुझे अपना कॉलेज फिर से ज्वाइन करना है, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ। तिशा की बातें सुनकर दादी माँ हंसते हुए कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हो, ये तो यही बात है, बताओ तुम्हारा कौन से कॉलेज में एडमिशन करता हूँ मैं। तिशा दादी माँ की बातें सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, मैं एडमिशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरा एडमिशन हो चुका है, इसलिए मैं बस कॉलेज आने की परमिशन मांगी थी। दादी माँ उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, वे तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तुम अपने कॉलेज का नाम बता दो ताकि मैं यहाँ के परेशानी हो। प्रिंसिपल में बात कर मजू, क्योंकि मैं गादी मेरी बहू को भी रीसी भी। दादी माँ की अपने लिए फिक्र देखकर तिशा को अपने मॉम बैंड की पाद आ जाती है, लेकिन फिर वह खुद को संभालते हुए कहती है, आपने मेरे बारे में इतना कुछ ज्यादा सोचा इसके लिए चेकपू, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी को भी पता गले कि मेरी शादी एक राजकुमार हुई है, मैं अपनी नॉर्मल वाली लाइफ ही जीना चाहती हूँ। लिशा के ज्यादा फोर्स करने के बाद दादी माँ उसकी बातें मान जाती है। नहीं रूम में अंश अपना कौन निकाल कर वेद को आज के बारे में सारी बातें बताते हुए कहना है, भाई आप दीपक को पता करने के लिए बोलो कि व्यानो व्योम या वानी को पहले से जानती है, क्योंकि कुछ जो है तो तिशा कुपा नहीं है, वो तो कुछ ऐसा जानती है जो कोई नहीं जानता। क्योंकि मैंने लिशा का डिटेल निकल आया था, तब मुझे पता गला था वह एक डरपोक लड़की है, लेकिन जो हमारे सामने है कि कुछ अलग ही है। वहीं तिशा दादी माँ से कॉलेज जाने के लिए परमिशन लेकर अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए अकेले ही महल से बाहर बली जाती है। तिशा एक ऑटो में बैठकर उसे कुछ पैसे देती है और उस ऑटो वाले की उसे एक जंगल वाले रास्ते पर ले जाने के लिए कहती है। तिशा को यह ऑटो ड्राइवर पे पास वाले ही सड़क पे छोड़ देता है। वहीं तिथ्या चलते हुए उस जंगल के अंदर आ जाती है और उसे चलने के बाद उसे एक बड़ा फील्ड दिखाई देता है जहाँ पे उसके मॉगहेड का समाधि बना हुआ होता है। निशा उसके समाधि के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, साथ मेरी लगती है आप लोगों को उसने मेरी कजह से मार दिया, अगर मैं उस धौनाज इंसान से प्यार नहीं करती तो आज आप लीग जिंदा होते। मैं बहुत बुरी हूं ना मॉम डैड, किन वह अपने आंसू पूछते हुए आगे कहती है, लेकिन अपनी बेटी का हम दोनों से वादा है, वह जैसे इंसान को उसके ही क्यों ना थते के की सजा देकर रहेगी, चाहे उसके लिए बानी बेटी को दोबारा मरना
और पता है भीम हैद मेरी आदी हो गई है, और मेरा पति ना बहुत अच्छा इंसान है और मैं ना बहुत बुरा है, और मैं आप दोनों से कदा बनती है मेरे चेहरे से मैं अपनी स्माइल को कभी भी नहीं जाने दूध जैसा आप कहते थे डेड वैसे ही आपकी बेटी हमेशा हंसती मुस्कुराती लेगी। इसलिए आप दोनों जहां भी हो ना प्लीज खुश रहना मेरे लिए। फिर वह उसी फील्ड में बने एक स्टे की शाम आती है और उस स्टेयू के पास से एक ईंट को हटती है जिससे उस स्टैचू के पीछे का दरवाजा खुल जाता है और वह अंदर चली जाती है। नहीं दूर से कोई उसके ऊपर अपनी नजर बनाए हुए खा लेता है, लेकिन जब यह इंसान विश्या को दो अचानक से ऐसे गायब होते हुए देखा है जो वह दौड़कर स्टेयू के पास जाता है, लेकिन उसे तिष्ठा कहीं दिखाई नहीं देती है, जिसे देखने के बाद वह हर जाता है और उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करने लगता है। यही विषया सीहिमों से होते हुए एक बहुत ही सुंदर से कमरे में आ जाती है जहां हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है और उस कमरे की दीवारों पर उसके मोमद्वाद और उसकी फोटो लगी हुई होती है। जस कमरे को देखते हुए तिच्या अपने मन में कहती है अगर मैं अपने मेधन से कभी बाहर जाती थी वह एक वही जगह भी जहां पापा मुझे हमेशा लेकर आया करते थे और कहते थे कि लब में और तुम्हारी मॉम न रहते हैं और अगर तुम्हारे ऊपर कभी कोई मुसीबत आ जाए तो तुम यहीं पर आ सकती ही। फिर वह अपने हेड की दिखाई हुई दूसरी जगह पर जाती है जहां कर बहुत सारा सोना हीरे जाया रात बड़े बड़े मूर्तियां रखी हुई होती है जो उनके पूर्वजों के ही धरोहर होती है। निश्या उन सब चीजों को देखते हुए कहती है जैड हमेशा कहते थे ये सब मेरे लिए है, लेकिन अब ये सब चीज तो मेरे किसी काम की नहीं रही, लेकिन हाँ व्योम सिंह राजावत तुम्हें बर्बाद करने के लिए यह बीज मेरे काम तो जरूर आएगी। फिर वह सोचते हुए कहती है सबसे पहले मुझे ये जानना है कि ये वेदांश सिंह राजावत कैसा इंसान है और इसके एक्सीडेंट के पीले इसका हाथ है, और मुझे व्योम ने क्यों मारा। अगर उसे मेरा नाम और मेरी पहचान चाहिए ही थी तो उसे पैसा तो मुझसे शादी करके भी मिल सकती थी, लेकिन उसने मेरी पहचानी तमका को वो दी। व्या मेरा मरना और वेदांश सिंह राजावत के एक्सीडेंट का कोई कनेक्शन है, और पापा को कैसे पाए था कि यो मरने वाले हैं। फिर वह एक लोदाबा ब्लैक कलर का बैग उठाकर उसमें जरूर किसी से रखकर वहां से बाहर निकल जाती है। लिशिया जैसे ही उस स्टैचू के पीछे से बाहर आती है वैसे ही जो इंसान उसके ऊपर नजर रखे हुए होता है ये घर के बेहोश हो जाता है। एक बड़े से मैथन के अंदर वैद आराम में सोफे पे विल्सी राजा की तरह बैठा होता है और उसके अगल बगल 5 बॉडीगार्ड खड़े होते हैं और एक आदमी उसके सामने खड़ा होकर करके मार कांप रहा होता है। वह बॉडीगार्ड नेड से कहता है मैं सच कह रहा है सर, पहले मैं बानी राठौर की भीम डैड के रामादी के पास गई थी, वो वहां पे नदफी देर तक खड़ी थी और शायद से भी यही थी, और फिर वह एक स्टैचू के पारा से अचानक से गायब हो गई। मैंने कभी देर तक उन्हें ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मिली, और फिर वह अचानक से जो सीयू के पास प्रकट हो गई। दीपक जो वही खड़ा होता है वह उस बॉडीगार्ड की बात सुनने के बाद वेद से कहता है सर मुझे न इस इंसान की बातों में सच्चाई नजर आ रही है, क्योंकि मैंने ही मिस तिशा का बैकग्राउंड चेक किया था, कॉल जल्दी से लेकर घर तक, क्या करती है, कैसे रहते हैं, कैसे मिलती है, हर चीज, जिससे मुझे पता चला ये बहुत ही डरपोक किसान है। वो हमेशा कॉलेज में सबसे बोली होती है और घर पर भी वह अपने मॉम हेड से बहुत ज्यादा रहती है, यहाँ तक भी यह इतनी ज्यादा डरपोक है कि एक छोटे पप्पी को देखकर नहीं चिल्लाने लगती है। वहीं आज मिस तिशा बिना डरे आपके कुआसा को जवाब दिया और मिसेज वानी से भी उन्होंने पंगे ले लिए। मुझे लग रहा है ना जब उनका शादी के 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था उसी वक्त वह मर गई थी, और अब जो हमारे सामने है वह उनकी आत्मा है। मुझे अब डर लग रहा है कहीं अंश सर की जान खतरे में ना हो। वेद दीपक की बात सुनकर उसको घूरते हुए कहता है अगर तुम्हें अब जरा सी भी बकवास करने की जरूरत की तो मैं तुम्हें उसे कब्रिस्तान में ले जाकर एक कब्र के अंदर बंद कर दूंगा। टू बी कंटिन्यू। ये वानी नहीं हो सकती। अब आगे तिशा कहां से निकालने के बाद तिशा के दोस्तों से मिलती है और उसके बारे में और जानने की कोशिश करती है। उसका सारा दिन इधर उधर घूमते में ही निकल जाता है। जब शाम के 4 बजते हैं तो वह समुद्र के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है और बड़े से समुद्र को देखने लगती है। तभी वहां पे 3-4 लड़के आते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है चलो फिर हम राफ्टिंग करते हैं, देखते हैं आज कौन जीतता है। जो जीतेगा उसकी 1 हफ्ते तक हम सारी बातें मानेंगे, चाहे वह इंसान हमसे जो भी कुछ करवाए। तिशा वही थोड़ी दूर पर ही बैठकर उन सब की सारी बातें सुन रही होती है और उन सब की हरकतों को देखते हुए कहती है सच में बिगड़े हुए बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। एक बेट को जीतने के लिए ये लोग अपनी जान को दांव पर लगाने वाले हैं। फिर देखते ही देखते वह 3 लड़के पानी के अंदर चले जाते हैं और उसे लिए डर लग रहा होता है। टाइम समुद्र का पानी अपने उफान पर होता है। तिशा को भी उन सब के वो सब अपना रेस स्टार्ट करते हुए अभी कुछ ही डर गए होते हैं कि तभी समुद्र में एक बड़ा सा लहर जाता है और उन सबको पानी के अंदर डुबाने लगता है, जिनमें से 2 लड़के तो किसी तरह खुद को उसे लहर से बचकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक लड़के का पर कस जाता है और वह अपने बीच सहित पानी के अंदर जाने लगता है।
तिश्या जैसे ही उस लड़के को पानी के अंदर डूबते हुए देखते हैं तो वह दौड़ के पानी में छलांग लगा देती है और पानी के अंदर जाकर उसे लड़के को उसके पैरों से पकड़ के खींचते हुए पानी से बाहर लेकर आती है और उसे किनारे लेटा कर उसके सीने को दबाने लगती है। काफी बार दबाने के बाद उसे लड़की के मुंह से पानी निकलने लगता है और वह अपनी आंखें खोल देता है। निश्या उसको होश में आता हुआ देखकर अपने चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए हुए कहती है, आ यू ऑक, और हाँ, दोबारा से ऐसी हरकत मत करना क्योंकि तुम्हारी जान किसी एक के लिए बेशकीमती हो सकती है। इतना कह वह वहां से निकल जाती है। वहीं वह लड़का उसे अपनी नीली आंखों से जाता हुआ देख रहा होता है कि तभी वहां पर उसके दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं, ईशान तुम ठीक तो है। वैसे वो लड़की कौन थी? ईशान तिश्या की दिशा में दीवानों की तरह देखते हुए कहता है, मेरे डैड की होने वाली बहू। इतना कह वह मुस्कुराने लगता है। वहीं उसके दोस्त तो सदमे में आ चुके होते हैं क्योंकि उन्हें आज तक तो ईशान को लड़कियों से दूर भागते हुए और उनसे नफरत करते हुए कि देखा होता है, लेकिन आज उसकी आंखों में किसी की के लिए चमक देखकर वह एकदम हैरान हो जाते हैं। और अब यह है हमारी कहानी के साइड कैरेक्टर, यानी हमारे स्टोरी के तीसरे हीरो ईशान मलिक थे भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और यहाँ प्रेसिडेंट के पोता है और इंडिया के टॉप बिजनेस टायकून के बेटे हैं। ऐसा कुछ भी जो ये कर ना सके, बट ये लड़कियों को ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि इन्हें लगता है वह सिर्फ मतलब से उनके पास आती है इनके पैसों की वजह से। एंड ईशान काफी मिस्टीरियस पर्सनालिटी है। ये एक रेस्टोरेंट में भी काम करते हैं, बस इसका शौक है खाना बनाना, जो सो हैंडसम किसी प्रिंस चार्मिंग की तरह। वहीं दूसरी तरफ तिश्या सबसे बचते बचते हुए अपने रूम में घुस जाती है क्योंकि ईशान को बचाने के चक्कर में वह पूरी तरह से गीली हो चुकी होती है और उसके कपड़े उसके बदन से चिपक गए होते हैं। तिश्या जैसे ही उस हालत में अपने रूम में घुसती है वैसे ही अंश की आंखें उसे देखकर छोटी ही जाती है। तिश्या की नज़र भी एकदम से अंश की तरफ चला जाता है और एक मिनट के लिए लगता है कि अंश उसे ही देख रहा है, लेकिन फिर वह अपने इस ख्याल को झटकते हुए उसके पास जाती है और कहती है, हाँ पति देव, फिर कैसे हो आप? और वैसे आप मुझे ऐसे घूर पूर कर क्यों देख रहे थे? जैसे ही तिश्या का सवाल सुनता है वह एकदम से डर जाता है कि कहीं तिश्या को उसकी सच्चाई तो पता नहीं चल गई। लेकिन तभी तिश्या आगे कहती है, वैसे पता है आपको, आज मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ और ऊपर से जिस लड़के को मैंने पानी से बाहर निकाला ये भी बहुत ही भारी था। फिर ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद वह बाथरूम के अंदर चली जाती है। यही उसके जाते ही अंश अपना फोन निकलता है और व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करता है। मैसेज करने के 5 सेकंड बाद ही उसके व्हाट्सएप पर एक फोटो आ जाता है जिसे देखते ही अंश का चेहरा काला पड़ जाता है क्योंकि उस फोटो में तिश्या उस लड़के के पीने पर हाथ रखी हुई होती है और उसके फेस के एकदम करीब झुकी हुई होती है। उसे फोटो को देखकर ऐसे लग रहा होता है जैसे वह दोनों एक दूसरे को अभी किस करने वाले। अंश उस फोटो को देखते हुए कहता है, ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है लेकिन मुझे थोड़ा कम है, और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के इसने करीब आने को? देख सुगा, बस एक बार में वहां से उठ जाओ। नेक्स्ट डे लिश्या अभी सोड हुई ही होती है कि तभी उसके कमरे की डोर पर नोक होता है। तिश्या अपनी आंखें खोलकर अपने चारों तरफ देखते हुए कहती है, अरे पार, अभी तो इतनी सुबह है, अब इन लोगों को सुबह सुबह क्या काम पड़ गया जो यहाँ पर आधम के है। लेकिन फिर वह जाकर गेट को खोलती है तो देखती है दादी माँ उसके सामने खड़ी होती है और तिश्या को देखते हुए कहती है, 5 मिनट के अंदर तैयार होकर पीछे ट्रेनिंग ग्राउंड में आओ। तिश्या उनकी बात मानते हुए जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके अंश को भी व्हीलचेयर पर बिठाकर ट्रेनिंग ग्राउंड में लेकर आ जाती है। लिश्या ये कलर का ट्रैक सूट पहने हुई थी जिसमें वह कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही होती है। तिश्या के आते ही दादी माँ उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, आज से तुम्हारी और वानी की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तिश्या दादी माँ की बात सुनकर कहती है, लेकिन किस चीज की ट्रेनिंग होने वाली है? तलवारबाजी, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग और फाइटिंग। बाकी तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी कर सकती हो। मैंने वहां पे अच्छे टीचर को अपॉइंटमेंट किया है, वो तुम्हें अच्छे से हर एक चीज को सिखा देंगे, दादी जी कहती है। तिश्या दादी माँ की बात सुनकर एक गहरी सांस लेती है कि तभी उसकी नज़र व्योम और वानी पे जाती है जो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए जगह ही आ रहे होते हैं। उन्हें देखते ही शिष्या अपनी नज़ारे अंश की तरफ कर लेती है और उसके बोली के साथ बोलने लगते हैं। बाकी सारे लोगों को ऐसो इग्नोर करती है जैसे यहाँ पर कोई हो ही ना। वही व्योम उसकी एक एक हरकत को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, तुम जो यहाँ पर खुद को दिखाने की कोशिश करती हो, तुम ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं हो और मैं पता करके रहूंगा कि आखिर में तुम हो कौन। फिर व्योम भी एक किनारे पर खड़ा हो जाता है और उन दोनों को ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता हुआ देखने लगता है। तिश्या जैसे ही ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर मास्टर को देखते हैं उसकी आंखें मिलती है, चमक जाती है और वह एक स्माइल के साथ उसे मास्टर के साथ हाम
वही वानी तिशा का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम ना सच में एक गवार हो, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि किसके आगे झुकना चाहिए और किसके आगे नहीं। तुम एक मामूली से इंसान के आगे अपना सर झुका रही हो, इस खानदान की बहू होने के बावजूद भी। तुम्हें पता नहीं है, इन लोगों का काम है हम लोगों के सामने अपना सर झुकाना, क्योंकि हम लोग इनके ऊपर राज करते हैं। तिशा वानी की बातें सुनकर अपने मन में कहती है, तुम्हारी गिरी हुई दिखाऊंगी। सोच जाज भी नहीं बदली है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सही रास्ता। और फिर वह अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए हुए कहती है, मास्टर क्यों न पहले आप मेरे और वानी दी के बीच में फाइट करवाए। इससे ये होगा कि आप ये भी देखा लेंगे हम लोग किस लेवल पर हैं, फिर उसके आगे आप हमें सीखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तिशा की बात सुनकर वानी उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगती है और कहती है, तुम जैसी एक गरीब लड़की कभी ट्रेनिंग ग्राउंड को भी देखी होगी जो मुझे फाइट करने की बात कर रही है। और फिर कहा बहुत ही घमंड के साथ अपने बालों को पीछे कर कहती है, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हें फाइट का भी आता होगा। उसकी बात सुन तिशा भी हंस देती है, जिसे देखकर वानी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, क्या तुम पागल हो जो खुद के ऊपर ही हंस रही हो? आपसे किसने कहा मैं खुद पर हंस रही हूं, मैं तो आपकी बेवकूफी पर हंस रही हूं। तिशा स्माइल कर कहती है, जिसे सुनकर वानी वीर जाती है और कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब साफ है कि आप बेवकूफ हो। क्या आपने वो कहावत नहीं सुनी, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर? अब इसका मतलब तो आप जानती ही होगी, राइट? तिशा की बात सुन वानी गुस्से से तिलमिला जाती है और कहती है, ठीक है तो देख लेते हैं कौन बेस्ट है। वानी की बात सुन तिशा सार्कास्टिकली मुस्कुरा देती है, मानी वो यही तो चाहती थी। तो वही वानी की बात सुनकर दादी माँ थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन प्रतिभा जी और केतकी जी के चेहरे पर स्माइल जाती है, क्योंकि उन्हें पता वानी को शूटिंग करने में भले थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन तलवारबाजी और हॉर्स राइडिंग में उसे कोई नहीं हरा सकता। फिर तिशा अपने चेहरे पर के स्माइल हुए कहती है, तो फिर बताए हम स्टार्ट किस करें? पहले आप हॉर्स राइडिंग करना चाहेंगे या तलवारबाजी या फिर फाइटिंग, और चाहे तो हम शूटिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वानी कुछ सोने के बाद कहते हैं, पहले हम हॉर्स राइडिंग से स्टार्ट करेंगे। फिर वानी जाकर अपने लिए वहां के बेस्ट घोड़ा को चूज कर लेती है और तिशा की एक ब्लैक कलर का घोड़ा बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है, लेकिन उस घोड़े की प्रॉब्लम थी कि वह वेदरांश के सिवाय खुद को किसी और को टच भी नहीं करने देता था। आशा तिशा को अपने घोड़े के पास जाते हुए देखकर अपने मन में कहता है, ये लड़की हमेशा सबसे खतरनाक काम करने ही क्यों जाती है, यहाँ पे इतने घोड़े हैं, कोई नॉर्मल से घोड़े को नहीं चुन सकती थी। लेकिन हैरानी तब होते हैं उन लोगों की जब तिशा आराम से उस घोड़े के साथ ट्रेनिंग बैकग्राउंड के अंदर आ जाती है। वानी की तो से आंखें लाल हो जाते हैं और वह अपने मन में कहती है, तुम्हें बहुत शौक है ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का, देखो आज मैं तुम्हारे इस सॉन्ग को पूरी तरीके से कैसे बर्बाद करती हूँ। फिर 123 के काउंटिंग के बाद उनकी रैंक स्टार्ट हो जाती है। चानी तिशा से बहुत आगे निकल गई होती है, लेकिन बनी आराम से अपने घोड़े पर बैठकर मजे लिए हुए जा रही होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे जीतने की पड़ी ना हो। वानी का जहां 2 राउंड कंप्लीट होता है, वहीं तिशा का 1 हुआ होता है। वानी तीसरा राउंड लगाते हुए कहती है, मुहा से हारने के लिए तैयार हो जाओ। तिशा उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और कहती है, ये तो वक्त बताएगा कौन हार रहा है। इतना कहने के साथ वह लड़की के सर पर हाथ फिराती है और करती है, अब हमारे इज्जत का सवाल है, इसलिए अब हम हार नहीं सकते, इसलिए बेटे चालू हो जाओ। उसके इतना कहते ही वहां घोड़ा फुल स्पीड से दौड़ना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में वहां पर हर जगह धूल ही धूल हो जाता है और थोड़ी ही देर में तिशा अपना 4 राउंड कंप्लीट करके खड़ी होती है और वानी अभी तीसरा ही कंप्लीट कर रही होती है। शिष्या अपने घोड़े से उतरते हुए कहती है, इस कुमार सी लड़की ने ती आपको एक ही बार में हरा दिया, अब दोबारा हारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं दिखाने वाली हूँ। उसके बाद वह दोनों वोटिंग के लिए जाते हैं। वानी को सबसे पहले 7.2 बैंक मिलता है और उसका हाईएस्ट पॉइंट 9.3 होता है। वह अपनी मूर्ति कंप्लीट करने के बाद शान से तिशा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। दादी माँ तिशा को देखते हुए कहती है, तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, यह कोई रियल फाइट नहीं है, ये ट्रेनिंग तो हम तुम लोगों से बस इसलिए करवा रहे हैं ताकि फ्यूचर में दुश्मनों से तुम लोग अपनी रक्षा कर सकूं। तिशा उनकी बात सुनकर कुछ नहीं रहती है, बस एक स्माइल करती है और गन को उठाकर उसमें बुलेट भरना स्टार्ट कर देती है। वह 5 सेकंड के अंदर ही उससे गन को लोड कर लेती है और फिर वह अपना निशान लगाकर सामने शूट करती है। उसको सबसे पहले दो रैंक मिलता है, जिसे देखकर वानी खुद को हंसने से नहीं रोक पाती है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे शूट करती चाहती है, वैसे वैसे उसके रैंक बढ़ते जाते हैं। लास्ट में उसको 10.10 मिलता है और जब वह लोग ध्यान से शूटिंग स्पॉट पर देखते हैं तो वहां पर एक दिल बना हुआ होता है। व्योम तिशा के एक एक मूव को बड़े ही अच्छे तरीके से नोटिस कर रहा होता है। निशा को हॉट का शॉप बनाते हुए देखकर उसे वानी की याद आ जाती है और
वह अपने मन में कहता है, ये वानी नहीं हो सकती। वही अभी भी सारे लोग हैरान होकर तिशा को ही देख रहे होते हैं। वही शौर्य तो तिशा को आकर पीछे से गले ही लगा लेता है और कहता है, प्लीज क्या आप मुझे भी ऐसा मैजिक करना सिखा सकती हो ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर सकूं। फिर तिशा और वानी का तलवारबाजी स्टार्ट होता है। उसमें भी तिशा उसे बड़े ही आसानी से हरा देती है और हारने के बाद कहती है, अब जागे मुझे आपसे कंपटीशन नहीं करना है क्योंकि आप तो बहुत ही को रैंक के हो, इसलिए मुझे आपरी बात करके मजा नहीं जा रहा है। अगर कोई यहाँ हाई रैंक का हो तो मुझे जाकर फाइट कर सकता है ताकि मुझे भी थोड़ा मजा आए। उसकी बात सुनकर व्योम उस मास्टर को अपने आंखों से इशारा करते हुए उसके पास भेज देता है, लेकिन निशा अपना थोड़ा सा फोर्स उसे करते हुए उसे भी आराम से हरा देती है। यस जैसे निशा को तलवारबाजी करते हुए देखता है वैसे ही उसको वानी की एक बात याद आती है। फ्लैशबैक। वानी और व्योम एक बार ऐसे ही ट्रेनिंग ग्राउंड में बैठे हुए होते हैं और वानी व्योम को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखकर कहती है, पता है व्योम, मेरे पास ना एक खास तरह की साइकोटिक्स पावर है। अगर मैं किसी भी चीज को एक बार ध्यान से देख लेती हूँ ना तो उसे मैं अपने आप ही सीख जाती हूँ। व्योम उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या मैं पागल दिखाई देता हूँ तो ऐसी बातों पर मैं विश्वास कर लूंगा। वानी उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें पता है ना, पापा ने मुझे कभी भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया है और मैंने कभी अपने हाथों में तलवार भी नहीं पकड़ा है। व्योम उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है और कहता है, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन तुम करना क्या चाहती हो अब। वानी उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, तुम्हारे पास दूसरी तलवार है ना, वह मुझे दे दो और फिर चलो हम दोनों फाइट करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। अगर मैं जीती तो तुम्हें मनाना होगा कि मैं जे बोल रही हूँ ये सही है। व्योम भी उसकी बातें सुनकर कहता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गई जो बैठकर रोना नहीं। फिर वह दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। व्योम जो मूव कर रहा होता है वानी भी उसे मूव को तुरंत कॉपी कर ले रही होती है। दोनों में से कोई नहीं जीतता है और दोनों थक कर बैठ जाते हैं। फिर वानी व्योम से कहती है, देखा मैं सच बोल रही थी, मैं ना कोई भी सहीलेस बस देखकर सीख सकती हूँ और शायद इसी वजह से हेड मुझे सभी छुपा कर रखते हैं। प्रेजेंट टाइम। व्योम तिशा को देखकर कहता है, मुझे अब अपना सारा ध्यान तुम्हारे ऊपर ही लगाना होगा और पता करना पड़ेगा तुम हो कौन और क्या रिश्ता है तुम्हारा वानी से। वही दादी माँ तिशा से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है अब तक और वह अपनी जगह से उठते हुए कहती है, अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ आता है। मुझे तो लगता है अब तुम्हें ही शौर्य और वानी को ट्रेनिंग देना चाहिए क्योंकि तुम तो मेरे रखे हुए मास्टर से भी ज्यादा बेस्ट हो। व्योम भी तिशा के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ दादी बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें ही इन लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए। तिशा व्योम की बात सुनकर मुस्कुराते भी कहती है, लेकिन मुझे तो लगता है आज ज्यादा बेस्ट हो, इसलिए आपको इन लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए। वैसे मैंने सुना है आप फाइटिंग में बेस्ट हो, तो क्यों ना आप एक बार मेरे साथ फाइट करो ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं आपसे। व्योम तिशा की बातें सुनकर अपने मन में कहता है, तुमसे फाइट ती मैं जरूर करूंगा, मैं भी अब देखना चाहता हूँ क्या क्या चीज है जो तुम की वानी जैसी बनती है। तुम्हारी हर एक आदत सिमिलर कैसे हो सकती है। और फिर वह अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए हुए कहता है, ओके देन, जैसी तुम्हारी मर्जी, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर कॉम्पिटिशंस। इतना कह वो हल्का सा वार्म अप करता है और वही तिशा भी अपनी पोजीशन लेकर खड़ी हो जाती है। और फिर सबके देखते ही देखते हैं तिशा और व्योम की पकड़ स्टार्ट कर चुके होते हैं। दोनों की मूव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तिशा पहले तो हैरान हुई पर फिर अपनी आंखों में रोतानी बमक लाते हुए व्योम से फाइट करने लगती है। हर सेकंड के मूव में और ज्यादा फास्ट होते जा रहे थे। 20 ने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़की उसे इतनी अच्छी टक्कर दे सकती है क्योंकि उसने मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली हुई होती है और एक बार स्पेशल 6 मंथ की ट्रेनिंग लेने वहां गया भी था। काफी सारे सोल्जर उसके आगे टिक नहीं पाते थे जबकि वह उस समय सिर्फ 20 साल का लड़का था। व्योम को तो सब जानते ही थे कि वह कितना अच्छा फाइटर है, लेकिन तिशा को सब मुंह फाड़े देख रहे थे। उन लोगों ने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तिशा व्योम जैसे फाइटर को भी हरा सकती है। अंश भी शॉक थी, तिशा के फाइट को ही देख रहा था। वानी तो इतनी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी कि उसका बैलेंस ही बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तिशा व्योम के पेट में पंच मारती है और फ्लाइंग किक से उसकी गर्दन पर वार करती है जिससे व्योम थोड़ा सा झुक जाता है और जैसे ही वापस खड़ा होने लगता है, लेकिन तिशा आकांक्षा ने बैक फ्लिप लेकर फिर से उस पर वार किया जिससे वह जमीन पर गिरने का होता है, लेकिन वह जिस वक्त ही दूसरी तरफ मुड़कर तिशा का भी स्पेल पकड़ लेता है जिससे वह भी गिरते गिरते बचती है। लेकिन दोनों में से कोई भी इस फाइट को जितना नहीं है। व्योम यहाँ नीचे बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगता है और तिशा भी साइड होकर लंबी लंबी सांस लगने लगती है कि तभी दादी माँ उसके पास आकर कहती है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम सच में बहुत ही टैलेंटेड हो।
थैंक यू, दादी माँ स्माइल कर कहती है और फिर जमीन पर पड़ी वानी की हेल्प के लिए अपना हाथ आगे करती है तो वानी उसे झटक देती है और फिर खुद उठकर गुस्से से तिश्या को देखकर कहती है, आज तक मुझे किसी ने नहीं हराया और ना ही आज तक मुझे कभी इतनी एम्बैरेसमेंट फील हुआ है। तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना। अभी वो इतना बोलती ही है कि तभी तिश्या उसकी कान के पास जाकर धीरे से कहती है, ओहे लगता है आज तक तुम्हें मेरे जैसा कोई नहीं मिला। ओह हाँ, मिलता भी कैसे, गॉड ने मुझ जैसा दूसरा बनाया भी तो नहीं। एंड बाय द वे, खुद को इतना स्मार्ट समझना बेवकूफ़ी होती है मिसेज व्योम वानी सिंह राजावत, इसलिए दूसरों को धमकाना छोड़ो और खुद को इम्प्रूव करो। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, गुस्से से तिलमिलाते हुए वानी कहती है। तिश्या की बातें तो किसी ने भी नहीं सुना होता है लेकिन वानी का चिल्लाना सब कोई सुन लेता है। उसको ऐसे चिल्लाता देख तिश्या एक तिरछी स्माइल कर देती है। तभी दादी माँ वानी को डांटते हुए कहती है, वो तो बस तुम्हें उठना में मदद कर रही थी लेकिन तुम हो कि उसी के ऊपर चिल्ला रही हो। ऐसे बच्चों जैसा बिहेव करना बंद करो, बड़ी हो तो बड़ी की तरह करो। To be continued. Stay tuned for the next part guys and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.